नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे को प्यार से चूम रहे थे। लेकिन तभी हर्षवर्धन अनाया को पागलों की तरह चूमने लगा और उसके पूरे शरीर को एक्सप्लोर करने लगा है, जिसकी वजह से अनाया सिहर रही थी। लेकिन तभी उसके हाथ में पहने हुए रोबोट रेम में एक इमरजेंसी अलर्ट आया है और उसके हाथ में वाइब्रेशन होने लगा, जिसे महसूस करके अनाया एक झटके से हर्षवर्धन को धक्का देती है। इस वक्त उसने अपनी ताकत को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन लुढ़क कर उसकी साइड में गिर गया। वहीं अपने बीवी को इस तरह से खड़ा होता देख हर्षवर्धन भी परेशान हो गया। वह थोड़ी नाराज आवाज में अपनी बीवी की ओर देखकर बोला, जान क्या हुआ और तुम इस तरह से हड़बड़ा क्यों रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अनाया से पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपने हाथ में पहने हुए रोबोट रेम को एक्टिवेट करते हुए बोली, रेम पता करो यह इमरजेंसी अलर्ट किसके लिए है। इतना बोलकर वह इधर उधर देखने लगती है तो हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी बताओ क्या हुआ और क्या खोज रही हो? तो अनाया भागते हुए बोली, अपना मोबाइल को खोज रही हूँ। वो कहाँ है? तो हर्षवर्धन साइड टेबल से फोन उठाकर उसे देखता है। ये फोन साइलेंट कैसे हो गया? अनाया तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई है, वॉशरूम की ओर भागने लगी। हर्षवर्धन की उसकी चेहरे पर आ रही परेशानी को देख सकता था, जिसकी वजह से अनाया को ज्यादा परेशान नहीं करता। वो खड़ा होकर उसके पीछे पीछे ही वॉशरूम में चला जाता है और दोनों ही इकट्ठा सावन लेते हैं। लेकिन इस बार इन दोनों के ही बीच खामोशी थी, क्योंकि अनाया काफी परेशान थी और हर्षवर्धन उसकी परेशानी महसूस कर सकता था। अनाया तुरंत वॉशरूम से बाहर आई और तुरंत कपड़े पहनने लगी। हर्षवर्धन भी उसके पास आते हुए परेशान आवाज में बोला, बीवी बताओ क्या बात है, वरना मैं तुम्हें तैयार नहीं होने दूंगा। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, किसी जगह इमरजेंसी सिचुएशन आई है। मेरे फोन में 200 से भी ज्यादा मिस कॉल हैं। जब मैंने रिप्लाई नहीं किया तो इमरजेंसी अलर्ट शुरू हो गया। बात जरूर गंभीर होगी, वरना कोई भी मुझे इस तरह से इमरजेंसी मैसेज नहीं करता। अनाया के हाथ में बंधी हुई वॉच से रोबोटिक आवाज आई, मास्टर सेक्टर 12 से यह इमरजेंसी अलर्ट शुरू हुआ है। लगता है वहां कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सिचुएशन क्या है वह अब तक पता नहीं चली है। आप कहे तो मैं सीसीटीवी हैक करके पता करूं। ये सब करे अनाया 2 पल के लिए डर गई। वही सेक्टर 12 सुनकर हर्षवर्धन भी डर गया, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था सेक्टर 12 में उसके मॉम डैड को रखा है अनाया ने, क्योंकि पिछली बार जब उसने अपने मॉम डैड की वीडियो दिखाया था तब उसने सेक्टर 12 का ही लोकेशन निकलवाया था। हर्षवर्धन परेशान आवाज में बोला, बीवी क्या मॉम डैड के साथ कुछ हुआ है? क्या वह खतरे में है? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या कोई मेडिकल इमरजेंसी है? वहीं हर्षवर्धन के इतने सारे सवाल सुनकर अनाया भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। वह हर्षवर्धन को शांत करते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो, मैं अभी सेक्टर 12 के लिए ही निकल रही हूँ। अलर्ट मैसेज है, इसका मतलब सिचुएशन का क्रिटिकल है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें सारी सिचुएशन बता दूंगी, तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वहीं अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे के भाव तो नहीं बदले, लेकिन उसकी दिल के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। उसके अंदर पहले ही अपने मॉम डैड को खोने का डर था। बहुत मुश्किल से उसे अपने मॉम डैड वापस मिले थे, वह उन्हें वापस नहीं खोना चाहता था। वही उसकी बेचैनी अनाया भी समझ गई। वो उसके पास गई और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोली, हर्ष शांत हो जाओ। यकीन रखो, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास है तुम्हें कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती और अंकल आंटी को कुछ नहीं हुआ होगा। वैसे भी वहां पर वर्ल्ड के बेस्ट सिक्योरिटी है और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी है तो दुनिया के जाने माने डॉक्टरों की टीम वहां पर पहले ही मौजूद है। ये सुनकर हर्षवर्धन के दिल में एक राहत की सांस आई। तभी उन लोगों के कानों में एक फाइटर प्लेन की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन बाहर की ओर देखने लगता है तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मेरे जाने का वक्त हो गया। हर्षवर्धन भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कपड़े बदलकर तुरंत उसके साथ जाते हुए बोला, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर वह उसके साथ बाहर चला गया। बाहर एक हाईली मॉडिफाइड कार्गो फाइटर जेट था, जिसकी एवरेज स्पीड कुछ ज्यादा ही थी और उसे स्पेशली अनाया के लिए मॉडिफाइड किया गया था। वैसे तो अनाया के पास प्राइवेट जेट भी था, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन और कम दूरी पर जाते वक्त
वह ऐसे फाइटर प्लेन इस्तेमाल करती थी जिसका सबसे बड़ा फायदा था कि यह प्लेन उसे आम फ्लाइट से आधे वक्त में उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा था। और एक डॉक्टर के लिए वक्त पर मरीज तक पहुंचना कितना आवश्यक होता है, वो तो सिर्फ वही बता सकता है जो हर रोज किसी की जान बचाता हो। अनाया के पास भी उसे उड़ाने की स्पेशल परमिशन थी, जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, आम जहाज से फाइटर प्लेन आसमान में नीचे की ओर उड़ान भरते हैं, जिसकी वजह से उसे हवाई रूट को फॉलो नहीं करना पड़ता, न ही कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए। हर्षवर्धन भी एक बार के लिए उस फाइटर प्लेन को देश का चौंक गया था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ऐसे फाइटर प्लेन देखे नहीं थे, वह कई सारी जंग में मौजूद रहा था और वह एक अंडरवर्ल्ड किंग था। उसने हर तरह की चीज देखी थी, लेकिन ये काफी एडवांस और मॉडिफाइड था। ऊपर से उसे सच में नहीं लगा था कि उसकी बीवी ऐसी भी कोई चीज रखनी होगी। उसे फाइटर प्लेन को कोई और नहीं, अनाया की पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि बोला चला रही थी। ऐसे तो वह फाइटर प्लेन काफी छोटा था, लेकिन कम अंतर की दूरी के लिए वह सबसे ज्यादा फास्ट था। ऊपर से अनाया के सबसे खास लोगों को हर तरह की जहाज और हर तरह के वाहन चलाने की ट्रेनिंग मिलती थी, इसलिए वह लोग इसे बहुत आसानी से चला सकते थे। अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर गहरी आवाज में बोली, हर्ष, मुझे भी जाना होगा, पहले ही काफी देर हो चुकी है, मैं और वक्त जाया नहीं कर सकती। हर्षवर्धन उसका हाथ कस के पकड़कर खड़ा था। वह उसके हाथ को सहलाते हुए अपनी धीमी मगर दमदार आवाज में बोला, जान, उनका ख्याल रखना और खुद का भी। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अगर तुम परमिशन दो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। ऐसा नहीं था कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे और वह कितना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। वह हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए बोली, हर्ष, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। तुम्हें अभी भी देश पर आने वाले खतरे को मिटाना है और जहाँ तक मुझे पता है तुम ये काम सबसे अच्छे से कर सकते हो। ऊपर से अगर हम दोनों एक साथ यहाँ से कहीं चले गए तो किसी को शक भी हो सकता है। अभी काफी लोगों की नजरें मुझ पर बनी हुई है और मैं यह एक और खतरा अपनी ऊपर नहीं बुलाना चाहती है, इसलिए शांत रहो और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो उसके नजदीक गई और उसके माथे पर एक इमोशनल से भरी हुई किस करती है, जैसे वह प्रॉमिस कर रही हो कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड एकदम ठीक होंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद वह तुरंत वहां से पीछे मोड़ी और फाइटर प्लेन की ओर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा ताकि वह अपने हस्बैंड के चेहरे पर परेशानी के बादल न देख सके, जो उसे कमजोर कर देते थे उसकी बात मानने के लिए। हर्षवर्धन भी जब तक प्लेन आसमान में गायब ना हो गया तब तक वहीं पर देखता रहा। वह खुद को शांत करना चाहता था और उसकी बीवी ने जो उसे जिम्मेदारी दी थी उसे पूरा करना चाहता था, इसलिए वह काम पर लग गया ताकि उसके मन को शांति मिले और वो ज्यादा बुरे ख्याल न सोचे। क्या अनाया बचा पाएगी हर्षवर्धन के माता पिता को? क्या हर्षवर्धन रोक पाएगा आतंकियों हमले को? सेक्टर 12 में दूसरी ओर अनाया का फाइटर प्लेन सेक्टर 12 में लैंड होता है। अनाया इमरजेंसी सिचुएशन को समझते हुए अंदर भागती है। वहां पर काफी डॉक्टर पहले से मौजूद थे। अनाया अभी अंदर गई थी, तभी एक औरत उसे तुरंत लिपट जाती है। अनाया को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह औरत कौन है। वह कोई और नहीं, हर्षवर्धन की मां सीमा रावत थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। वह रोते हुए बोली, अनाया बच्चा, देखो ना तुम्हारे अंकल को क्या हुआ। तुमने तो कहा था वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनाया उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें शांत करवा कर बोली, शांत हो जाए आंटी, आपको मुझ पर यकीन है ना? जब तक मैं हूँ तब तक अंकल को कुछ नहीं हो सकता। वह उन्हें शांत करती है। वह जानती थी कि अनाया की काबिलियत क्या है। उसे पता था अनाया ही लेजेंडरी डॉक्टर एना है। वही अनाया उन्हें शांत करके तुरंत अंदर चली गई वहां की सिचुएशन देखने के लिए। अंदर की हालत देखकर अनाया के चेहरे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि हर्षवर्धन के डैड राजवीर रावत स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे और उनकी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी। वह अपने लंबी लंबी सांस भर रहे थे और बाकी के डॉक्टर उनकी कंडीशन स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। अनाया तुरंत वहां गई और उनके हाथ पकड़ के नब्ज चेक करने लगी। जैसे ही उसने नब्ज चेक की, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वहां खड़े डॉक्टर को देखकर वो गंभीर आवाज में बोली, जाओ जल्दी से जल्दी मेरी एक्यूपंक्चर किट लेकर आओ।
वह डॉक्टर भी तुरंत आगे जाने लगा। उन लोगों ने पहले ही अनाया की जरूरत की सारी चीज का इंतजार वहां कर दिया था, ताकि अनाया जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर दे। अनाया ने काफी फोर्स के साथ राजवीर रावत का एक्यूपंक्चर बिंदु पर नीडल लगा दी। थोड़ी ही देर में राजवीर रावत के चेहरे की रंगत वापस आने लगी और उन्होंने मुंह से थोड़ा सा खून थूक दिया। ऐसा होते ही मशीनों से जो आवाज आ रही थी वह बंद हो गई और उनकी हालत स्टेबल हो गई, लेकिन वह अभी भी बेहोश थे। अनाया वहां खड़े डॉक्टर को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, उनका मेडिकेशन बंद कटवा दो। इतना बोलकर वह कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और वहां से बाहर चली जाती है। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। जैसे ही अनाया बाहर निकली, उसके आसपास का ओरा खतरनाक हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी सीमा रावत उसके पास आती है और परेशान आवाज में बोली, क्या सब कुछ ठीक है? अनाया उन्हें देखकर शांत आवाज में बोली, आप अंकल के पास जाए, वो अभी स्टेबल हो चुके हैं। और वो बाकी डॉक्टरों की टीम की ओर देखकर कड़क आवाज में बोली, किसने उनको हाइड्रोसिल और नींद की दवाई का डोज एक साथ दिया था? वही उसकी बात सुनकर सभी डॉक्टर डरने लगे, क्योंकि अनाया आज काफी गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर सभी डॉक्टर डर गए। एक नर्स आगे आते हुए हकलाती आवाज में बोली, माफ करना बॉस, वह दवाई मैंने दी थी, क्योंकि काफी वक्त से वह स्टेबल नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने वह दवाई दी थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हें नहीं पता कि वह दोनों दवाएं एक साथ मिलने के बाद पेशेंट की हालत और भी खराब कर सकती है? ये सुनकर वह नर्स डरते हुए बोली, लेकिन मैडम मैंने तो सिर्फ एक दवाई दी थी, डायहाइड्रोकेल में और कोई दवा उन्हें नहीं दी। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है। वह वहां खड़े हर किसी की ओर देखकर घूरते हुए बोली, क्या सच में तुमने सिर्फ एक ही दवाई दी थी? तो वह डॉक्टर घुटने पर आते हुए बोला, हाँ बॉस, मैंने कोई दूसरी दवाई नहीं दी, मैं इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। वह चाहती थी कि वह अकेली दवाई के नुकसान नहीं कर सकती, बल्कि वह राजवीर अंकल को ठीक करने में मदद ही करेगी। इसीलिए वह बाकी सब की ओर देखकर बोली, किसने वह किया? मुझे अभी बता दो। अगर मैंने खुद निकाला उसे इंसान को, तो शायद उसके लिए अच्छा ना हो। इतना बोलकर वो एक नज़र वहां खड़े सभी की ओर देखते हैं, तो कोने में खड़े हुए एक मेल डॉक्टर अपने नजरें चुरा रहा था और अनाया उसके पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों किया? मैं यह नहीं पूछूंगी, सिर्फ इतना बता दो कि इन सब की वजह क्या थी। ये सुनकर वह डॉक्टर पहले तो एक पल के लिए डर गया, लेकिन वह इधर उधर देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया बॉस। ये सुनकर अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग से नफरत है, अब बताओ क्यों किया? लेकिन वह कुछ कहने को तैयार नहीं था, तो अनाया अपनी आंखों को उसकी आंखों से मिलाते हुए उसे हिप्नोटाइज कर देती है। ऐसा करते ही वह डॉक्टर किसी रट्टू तोते की तरह बोला, मैंने ये सब कुछ सीमा जी के लिए किया। ये सुनकर अनाया की आंखें दो पल के लिए छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए बोली, मतलब क्या है कि तुम्हें ये सब कुछ सीमा आंटी के लिए किया? तो वह डॉक्टर किसी रट्टू तोता की तरह बोल पड़ा, क्योंकि मैं सीमा जी को पसंद करता हूँ और वो कुछ दिन नहीं कई सालों से मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ और मैं उनको पसंद करने लगा हूँ। लेकिन वह है कि मेरी तरफ देखती ही नहीं, बस अपने पति की फिक्र करती रहती है। मुझे उस जलन होती है, लेकिन मुझे अब तक लग रहा था कि वह कोमा में से बाहर नहीं आने वाले और वो कोई रिस्पांस नहीं देते थे, इसलिए मुझे आत्मसंतुष्टि थी कि वह कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि वह रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं सीमा जी से दूर ना हो जो, इसीलिए मैंने ये किया। ये सुनकर अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वैसे तो उसके जहां में यही आ रहा था कि सच में ये डॉक्टर बेवकूफ है, इसमें रावत खानदान की मैडम पर नजरें गड़ाए है। अगर हर्षवर्धन को इस बारे में पता चलता तो हर्षवर्धन उसे जिंदा जमीन में ही दफन कर देता। अनाया गहरी सांस लेकर बोले, इसे कैद करके रखो, इसके साथ क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद वह वहां खड़ी डॉक्टर की टीम की ओर देखकर बोली, जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करो। राजवीर अंकल की हालत अभी काफी स्टेबल है और मैं अब कोई देरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कर देना चाहती हूँ ताकि वक्त रहते वो रिकवर कर सके। ये सुनकर एक डॉक्टर परेशान आवाज में बोला, लेकिन बस अभी अभी उनकी हालत स्टेबल हुई है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ऑपरेशन करना जरूरी है। ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये सबसे अच्छा वक्त है।
एक तो अंकल पहले से ही रिकवरी स्टेज में है, अगर इसलिए हमने उनका ऑपरेशन कर दिया और वह नॉर्मल हो गए तो हमारे लिए अच्छा है। वैसे भी हम काफी साल बर्बाद कर चुके हैं, ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। इतना बोलकर वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगी। थोड़ी ही देर में राजवीर रावत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आज उनका सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन था। आज का ऑपरेशन उनकी जिंदगी का फैसला करने वाला था। अगर यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो राजवीर रावत पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाते। ये सोचते ही उसके अंदर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई, क्योंकि अनाया ने अपने पति की आंखों में अपने पिता के लिए एक तड़प, एक बेचैनी देख ली थी और वह चाहती थी कि राजवीर रावत जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि हर्षवर्धन की चिंता कम हो जाए। बाहर बैठी हुई सीमा रावत की यही सब कुछ सोच रही थी। उसने तो अपने पति को कई सालों से ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए देखा था। अब वह उम्मीद कर रही थी कि वह ठीक हो जाए। हालांकि उसे अनाया पर पूरा यकीन था कि वो मौत के मुंह से उनके पति को बाहर खींच सकती थी। यहाँ तक कि वह दोनों जिंदा है उसकी ही वजह से, और यह बात तो बहुत अच्छे से जानती थी। वह बस बाहर खड़े होकर अपने पति के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने बेटे से मिलने के लिए और नहीं वेट करना चाहती थी। वैसे भी उन्होंने काफी साल अपने बेटे से दूर होकर बिता दिए थे। अब वह बस अपने बेटे और पति के साथ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। क्या अनाया बचा पाएगी मिस्टर रावत को, और क्या सीमा रावत का सपना होगा पूरा? मुंबई सिटी में, सपनों का शहर मुंबई में इस वक्त काफी चहलकदमी थी। हर वक्त सपनों से भी ज्यादा तेज भागने वाला ये शहर आज भी काफी बिजी था। हर तरफ ट्रैफिक जाम था और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। वह अनजान थे आने वाले तूफान से। हर कोई बस यही सोच रहा था कि जिंदगी में आगे क्या किया जाए। दूसरी ओर मिलिट्री ऑफिस में एक हायर ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी। ये काफी हायर ऑफिसर्स की थी, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। ये बैठा हुआ हर इंसान काफी हाई पोस्ट पर था। यह मीटिंग ये डिस्कशन के लिए थी कि उन अंडरग्राउंड सबमरीन को नष्ट कैसे करे, जिस बारे में किंग ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वह ये नहीं जानते थे कि यह आतंकवादी हमला किस वक्त के लिए प्लान किया गया था, इसीलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो वह जल्द से जल्द उन सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहते थे। इसीलिए खुफिया मीटिंग बुलाई गई थी। यहाँ पर काफी सारी टीम बनाई गई और हर किसी को एक हाईली स्किल टीम प्रोवाइड की गई ताकि वह अलग अलग जगह पर छुपी हुई सबमरीन को तबाह कर सके। यह मिशन काफी कॉन्फिडेंशियल, हाई प्रोफाइल था, जिसकी वजह से इस बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक कि मिलिट्री के कई हाई ऑफिसर को भी कभी किसी भी इस तरह का शौक था, या फिर उन लोगों ने कोई गलत काम किए थे, उनमें से किसी को भी इस मिशन की भनक तक लगे नहीं दी गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही सभी ऑफिसर्स को स्ट्रोक वार्निंग दे दी थी कि अगर यह मिशन फेल हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर से पॉलिटिशियन प्रेशर, जनता का प्रेशर और अंदरूनी बहस, उन लोगों ने इस वजह से इस मिशन को काफी कॉन्फिडेंशियल कर दिया था। ये हमला रात के अंधेरे में होने वाला था, जिस वजह से हर कोई काफी अच्छे से तैयारी कर रहा था कि किस तरह से हमला करना है, और यही तैयारी हर्षद जिंदल भी कर रहा था, क्योंकि उसे भी एक टीम दी गई थी। वह भी इस मिशन का हिस्सा बनने वाला था। हालांकि आकाश जिंदल नहीं जाने वाला था, उसे वहां की सिक्योरिटी देखनी थी, जिस वजह से वह काफी बिजी था। हर्षद जिंदल अपनी टीम के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि सबमरीन की पोजीशन क्या है, हमें किस तरह से हमला रोकना चाहिए। तभी हर्षद जिंदल उन पर ठंडी नजर डालते हुए बोला, क्या तू लोगों को पता भी है वहां पर कुछ आतंकवादी छुपे भी हो सकते हैं, इसीलिए उसने पहले ही कह दिया था कि किसी को भी बचाना मत। इसी तरह की वह अपने टीम के साथ काफी सारी बातें करता है और टीम वर्क समझता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उनकी सारी बातें खिड़की के जरिए कोई सुन रहा है। वह इंसान एक साए की तरह छुपा हुआ था। वह खिड़की से अंदर देखते हुए बोला, तुम लोग ठीक नहीं प्लानिंग क्यों न कर लो, तुम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना बोलकर वह अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर जिंदल विला के एक कमरे में एक आदमी छुपते छुपते हुए अंदर गया और सर झुकाकर बोला, मालिक सेवक का प्रणाम स्वीकार करे। आपने जैसा कहा था, मैंने उस तरह से हर्षद जिंदल पर बहुत करीब से नजर रखी। ये सुनकर सामने से एक डरावनी आवाज आई, क्या कोई काम की खबर पता चली है या बस ऐसे ही मजे करके आए हो? ये सुनकर वह आदमी सर झुकाकर वापस बोला, मलिक खबर पक्की है। उन लोगों को एक मिशन दिया गया है जो काफी खुफिया है। हमें उस मिशन की पूरी जानकारी नहीं मिली,
लेकिन इस बारे में थोड़ा बहुत पता चला है। ये सुनकर सामने बैठा हुआ इंसान किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात। मुझे उस मिशन की पूरी जानकारी दो। मैं चाहता हूँ कि वह मिशन बदल जाए। इतना बोलकर वह किसी शैतान की तरह उसे आदमी की ओर देखने लगा। वह आदमी अपने मालिक की बात सुनकर डर रहा था, क्योंकि उसका मालिक पूरा संकी था। उसे जो चाहे वह हर कीमत पर हासिल करके रहता था। इसीलिए वह सर झुकाकर बोला कि मालिक जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। क्या मेरे लिए कोई और आदेश है? तो वह आदमी गंभीर आवाज में बोला, मुझे इस खानदान की अभी अभी आई हुई बेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मुझे उस बारे में हर चीज जाननी है। कोई भी छोटी से छोटी चीज तुम्हारी नजरों से छुपनी नहीं चाहिए। और जाओ जाकर हर्षद जिंदल की बर्बादी की तैयारी करो। मैं भी देखता हूँ उसके बाद जिंदल खानदान अपना सिर उठाकर कैसे चलता है। इन लोगों ने मुझसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। वह आदमी भी सर झुकाकर डर के साथ बोला, जी मालिक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर सारी तैयारी कर देता हूँ। इतना बोलकर वह जिस तरह से छुप कर आया था वैसे ही छुपते छुपाते वापस चला गया। इस बारे में जिंदल विला में किसी को भी पता नहीं चला। कोई उनके ही बीच रहकर भी इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, और घर के लोग तो सुकून भरी नींद पूरी कर रहे थे। आखिर आने वाले खतरे से दूर हर कोई अपनी दुनिया में बिजी था। दूसरी ओर नेवी ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स में मिलकर आतंकवादी हमले को निष्फल करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन लोगों ने इस बार काफी गोपनीय तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया था। हर कोई अपने अपनी टीम को लेकर उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया। जिस चीज को जो एरिया मिला था वह अपनी टीम के साथ वहां चला गया। हालांकि यह खुफिया मिशन था और आतंकवादी अभी भी सतर्क नहीं थे, इसीलिए उन लोगों के लिए काम इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हर्षद जिंदल की ओर से यह बात बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि हर्षद जिंदल जैसे ही सबमरीन को बर्बाद करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचा, वहां पर दो बड़ी सी नाव पहले से ही मौजूद थी, जिन पर हथियार लिए हुए काफी सारे लोग बैठे हुए थे। वह बस मिलिट्री ऑफिसर्स के ही आने की तैयारी कर रहे थे। वह देखकर हर्षद जिंदल थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से यह काम काफी आसान होने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें पता था कि यहाँ पर कोई भी आतंकवादी मौजूद नहीं थे। लेकिन अब समुद्र के बीच इतने सारे आतंकवादी के होने की वजह से वह काफी परेशान था। जो नेवी ऑफिसर उस जहाज को वहां लेकर गया था वह लोग भी काफी परेशान थे और अलर्ट मोड में आ गए। सामने भी दो बड़े बड़े जहाज थे जिसमें काफी सारे हथियार और हाईटेक वेपन थे। वह पूरी तरह से हमले के लिए तैयार थे। पूरी सिचुएशन समझने के लिए हर्षद जिंदल अभी आगे कुछ बढ़ता, उससे पहले ही उन पर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग घात लगाकर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्षद जिंदल भी अब अपने ऑफिसर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए उसने अपने साथ आए हुए ऑफिसर्स को अपनी पोजीशन लेने को कहा। हर कोई जहाज पर से ही फायरिंग कर रहे थे, लेकिन छुपी हुई जगह से। हालांकि दोनों जहाज पर से दूरी काफी ज्यादा थी, इसीलिए वह लोग पर दूर से ही निशाना साध रहे थे। लेकिन सामने वाले जहाज पर भी काफी तगड़े फाइटर थे। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करते हुए सामने फायरिंग कर रहा था। इस वक्त समुद्र के बीच हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी और हर कोई बस फायर कर रहा था जैसे कोई पटाखे फूट रहे हो। लेकिन इस बीच काफी लोग घायल भी हो चुके थे, यहाँ तक कि कई सारे ऑफिसर्स को अपनी जान भी गंवाह पड़ी। सामने की ओर से भी कई सारे आतंकवादी मर चुके थे, लेकिन फिर भी वह लोग रुक नहीं रहे थे। ऊपर से उनकी संख्या ज्यादा थी, तो हर्षद जिंदल के लिए ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई। क्या हर्षद जिंदल इस सिचुएशन से निकल पाएगा? क्या वह जिंदा रह पाएगा? और क्या होगा जब इस बारे में मिलिट्री कैंपस में पता चलेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षद जिंदल पूरी सिचुएशन को संभालता है और दुश्मनों के साथ लड़ता है, लेकिन उसके काफी सारे जवान मर रहे थे। एक नेवी ऑफिसर जो जहाज को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे ही कई सारे नेवी ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। उनमें से एक ऑफिसर वॉकी टॉकी के जरिए हर्षद जिंदल को गंभीर आवाज में बोला, कमांडर हर्षद, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। वह लोग संख्या में ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। ये सुनकर हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, फाइटर प्लेन को तैयार करो, हम उन पर हवाई तरीके से हमला करेंगे। ये सुनकर नेवी ऑफिसर तुरंत अपने 2 फाइटर प्लेन को उड़ान भरने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी ही देर में आसमान से भी दुश्मन के जहाज पर फायरिंग होने लगी।
लेकिन वह लोग पहले से ही तैयार थे। उन लोगों ने मिनी मिसाइल्स पहले ही अपने पास रख ली थी, जिस वजह से वह लोग तुरंत मिनी मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से एक फाइटर प्लेन क्रैश होकर समुद्र में ही गिर गया। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हर्षद समझ चुका था कि अब उनका बचना मुश्किल है। उसने तुरंत इमरजेंसी मैसेज मिलिट्री ऑफिसर तक पहुंचा दिया कि उन्हें बैकअप की जरूरत है। वह अकेले यह मिशन संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था कि वह लोग मिशन को संभाल नहीं सकते थे, ऊपर से वह लोग समुद्र के बीचों बीच थे और वहां पर उनकी संख्या बहुत कम थी। सामने वाले लोग संख्या में भी ज्यादा थे और उनके पास बड़े बड़े 2 जहाज भी थे और वह लोग शायद पूरी तैयारी के साथ आए थे, जैसे उन्हें पता था कि यह हमला किस तरह से और कितने लोगों के बीच होने वाला है। ये सब कुछ सोचते हुए हर्षद को इस बात का भी शक हो रहा था कि उनकी प्लानिंग पहले ही दुश्मनों तक पहुंच चुकी थी और वह शायद इसी वजह से आज इतनी बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी वह लोग डट कर सामना कर रहे थे। काफी हद तक वह लोग इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ऊपर से उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। उन्हें समुद्र के नीचे जो सबमरीन थी उसे भी डिस्ट्रॉय करना था। हर्षद जिंदल थोड़ी देर सोचने के बाद एक काफी क्रिटिकल फैसला लेता है। वह 2 गोताखोरों को समुद्र के अंदर जाकर उस सबमरीन पर बम लगाने को कह देता है। ये सुनकर नेवी ऑफिसर परेशान आवाज में बोला, अगर आपने ऐसा किया तो सबमरीन के साथ साथ समुद्र के अंदर भी बड़ी लहर बन जाएगी और इस बीच हमारे जहाज को भी बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है और शायद जैसा भी हो सकता है मैं कि हम इसी समुद्र में डूब जाए। ये सुनकर हर्षद परेशान आवाज में बोला, आपने जो कहा वह सच भी है, लेकिन अगर हम अभी कोई एक्शन नहीं लेते और अगर अभी वह सबमरीन बर्बाद नहीं हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम इतने बड़े रिस्क नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी आप जहाज को दूसरी ओर मोड़ दीजिए और किनारे की ओर प्रस्थान कीजिए। ये सुनकर पायलट भी समझ गया कि हर्षद जिंदल क्या कहना चाहता है। उसके बाद वह अपने बाकी ऑफिसर्स की ओर देखकर बोला, फाइटिंग शुरू रखो। उन पर छोटी मिसाइल से हमला कर दो ताकि उन्हें वापस खड़ा होने का मौका ही ना मिले। ये सुनकर एक और ऑफिसर बोला, जहाज का सबसे कमजोर हिस्सा उसका तल होता है। जितनी नीचे जहाज को डैमेज करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जहाज पानी में डूब जाए या फिर जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो जाए, जिस वजह से जहाज समुद्र में तैर ही नहीं पाएगा। ये सुनकर एक आर्मी ऑफिसर बोला, ठीक है तो हम ऐसा ही करेंगे ताकि एक ही बार में वह खत्म हो जाए। वैसे भी उसने हमारे काफी साथियों को घायल कर दिया है, हमें अपने मरे हुए साथियों का बदला तो लेना ही होगा। नेवी ऑफिसर्स भी इस बात पर बैठे हुए थे क्योंकि उनके भी कुछ साथी घायल हो गए थे और उनके फाइटर जेट को भी उन लोगों ने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया था, जिस वजह से उनके कुछ ऑफिसर्स मारे गए थे। वह उनकी मौत को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। हर्षद जिंदल के कमान पर तुरंत एक मिसाइल फायर हुई, लेकिन सामने की टीम भी तैयार थी। उन्होंने उस मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उस मिसाइल के पीछे 2 और मिसाइल लॉन्च हुई थी जो जाकर उन दोनों जहाजों पर गिरी। हालांकि एक मिसाइल एक से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बस जहाज के नीचे का हिस्सा ब्लास्ट हो गया और उनकी एक मंजिल पर पानी भरने लगा। लेकिन वह कुछ घंटे और भी जिंदा रह कर सकते थे, लेकिन दूसरे जहाज पर मिसाइल का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। वह जहाज 2 टुकड़ों में टूटने लगा था। तभी हर्षद जिंदल को नेवी ऑफिसर्स ने इन्फॉर्म किया कि सबमरीन पर बॉम्ब लग चुके हैं। ये सुनकर हर्षद जिंदल कमान देते हुए बोला, चलते चलते जहाज को हाई स्पीड से समुद्र किनारे की ओर ले जाओ। जब हम पर्याप्त दूरी पर हो तो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना। ये सुनकर बाकी के लोग खुश हो गए, लेकिन अभी वह खुश होते उससे पहले ही दुश्मन के हाथ से मिसाइल लॉन्च हुई और वह हर्षद जिंदल के जहाज के पिछले हिस्से में लगी, जिस वजह से पिछला हिस्सा ब्लास्ट हो गया और जहाज भी काफी हद तक डैमेज हो गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश की, जहाज को दूसरी ओर ले जाने की तैयारी की। लेकिन तभी एक गोली जाकर हर्षद जिंदल के कंधे पर लग गई। ये देखकर बाकी के ऑफिसर्स और परेशान हो गए। वह लोग भी सामने फायरिंग करने लगे। ये लोग इसी तरह फायरिंग कर रहे थे। तभी नेवी ऑफिसर परेशान आवाज में बोला, हमारे जगह की स्पीड काफी कम हो चुकी है और जहाज पर काफी नुकसान भी हुआ है। हमें लगता है हम वक्त रहते इस बम ब्लास्ट से दूर नहीं जा पाएंगे।
ये सुनकर हर्षद जिंदल, जिसे पहले ही गोली लग चुकी थी, वह दूसरी ओर फायरिंग करते हुए कड़क आवाज में बोला, फिर भी बम ब्लास्ट कर दो, हमें इतना रिस्क लेना ही होगा। इतना बोलकर बाकी के जवान परेशान हो गए। वह समझ गए थे कि शायद यह इनका अंतिम युद्ध है। जब वह अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके दिल में देशभक्ति थी। वह दिल ही दिल में राष्ट्रगान गा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वह यहाँ से जिंदा निकल पाए। तभी एक दिल दहला देने वाला ब्लास्ट हुआ और समुद्र के पानी में उछाल आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ी हलचल हुई है, और हुई भी थी। समुद्र का पानी बेकाबू हो रहा था, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी और वह जहाज पर पानी भरने लगी। वैसे भी जहाज पहले से ही डैमेज था, ऊपर से ये लहरें जहाज की गति को धीमा कर रही थी। अगर बहुत ज्यादा पानी जहाज पर भर गया तो शायद वह जहाज थोड़ी हो देर में डूब जाए। तभी दूसरे साइड वाले जहाज की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वह लोग पहले ही काफी क्रिटिकल सिचुएशन में थे। उनका जहाज डूब रहा था, ऊपर से उन लोगों का पूरा ध्यान दुश्मनों को मारने में था, यानी कि हर्षद जिंदल के जहाज पर फायरिंग करने पर ध्यान था। उन लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे सबमरी पर बम लगाए जा चुके हैं, इसलिए उनका जहाज तो तकरीबन टूटने लगा था। हर्षद जिंदल का जहाज भी किनारे के अभी थोड़ी ही दूरी पर था। तभी वह जहाज भी ज्यादा पानी की वजह से डूबने लगा। ये देखकर बाकी के ऑफिसर्स परेशान हो गए। हर्षद जिंदल सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, हर कोई ऊपर की तरह भागो, और जिन लोगों को भी तैरना नहीं आता वह लाइफ जैकेट इस्तेमाल करे, और जिन्हें तैरना आता है वह एक दूसरे की मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जन को बचा सके। अब जहाज पर काफी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी थी। हर कोई एक दूसरे की जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन जहाज थोड़ी ही देर में पूरा डूब गया। उन लोगों के पास अब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी जिन लोगों को तैरना आता था वह पानी में कूद गए, यहाँ तक कि वह लोग अपने मरे हुए साथियों को अपने साथ लेकर कूदे थे ताकि वह उनकी शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए वापस ले जा सके। आर्मी के अंदर एक उसूल होते हैं, वह अपने उसे उनके लिए खुद की भी जान खतरे में डाल सकते थे, और आज भी यही हो रहा था। वह अपने मरे हुए साथियों को छोड़ सकते थे, लेकिन वह अपने निष्ठा की वजह से खुद की जान खतरे में डालकर डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहे थे। क्या इन सब के बाद वो लोग बच पाएंगे, और क्या हर्षद जिंदा रहेगा, उन तक मदद पहुंचेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।